गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 जिसमें मैंने आपको सभी टाइप के सवाल क्लियर करा दिए और दृष्टांतीय उदाहरण भी समझा दिए। उसमें मैंने आपको गणितीय आगमन का भी सवाल क्लियर करा दिया। तो किसी भी प्रकार का जो सवाल है जिसमें के की वैल्यू पूछी जाती है उस तरह के भी सवाल मैंने बता दिए। तो 3.2 तक जिन बच्चों ने तैयार कर लिया है उन्हें विविध में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे मेथड्स वहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी नया सवाल यहाँ पर नहीं आएगा। नया का मतलब ऐसा नहीं होगा जो अलग से कोई मेथड बने, ठीक है। तो टाइप वही होंगे, सारे रिपीट करते रहेंगे। एक टाइप आएगा अभी 11वां क्वेश्चन का, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की विविध। मैंने आपको कल 1 to 10 क्वेश्चन करने को दिए थे, ठीक है। तो 1 to 10 में आप कुछ क्वेश्चन किए होंगे, जो नहीं किए होंगे वो मैं अपने आप से बता भी दे रहा हूँ, और फिर भी कोई पूछ रहा हो तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। और एक बात और बता दें, आपने देखा होगा कल हमारे राजस्थान बोर्ड में जो गणित का पेपर नहीं हुआ था वो कल 18 जून 2020 को हुआ है। तो सभी बच्चों को मालूम तो चल ही गया होगा, पेपर का पैटर्न पूरा चेंज होकर आ गया है। तो आप देख रहे होंगे कि पेपर का पैटर्न भी किसी भी वक्त वो लोग बदल सकते हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार बिल्कुल भी पेपर नहीं दिया गया। जहां 5 अथवा आते थे वहां 1 भी अथवा नहीं दिया गया। दूसरी बात, जो प्रश्न 6 नंबर में आता था उसको 3-3 नंबर के 2 भागों में तोड़कर कर दिया। ऐसे अवकल समीकरण के प्रश्न आए हैं, और वेक्टर का प्रश्न कभी भी 6 नंबर का नहीं आता था, उसको वेक्टर का प्रश्न वहां पे रख दिया है सेक्शन डी में। और इसी प्रकार आपका उसका विषमतली और समतली 14 चैप्टर के भी 2 प्रश्न कर दिए। तो इस तरह से बच्चों को जो बड़ी परेशानी आई है, और उन्होंने ब्लूप्रिंट के अनुसार पेपर तैयार नहीं किया। जो भी टीचर थे उन्होंने ब्लूप्रिंट के अनुसार उसको तैयार नहीं किया। इस वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को पेपर जो है वो लेंथी हो गया। क्यों? उनमें अथवा आते थे तो एक ही प्रश्न करना होता था। अब 6 नंबर में अगर अथवा नहीं दिया गया तो प्रश्न की जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और 2 नंबर में सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन ऐसे दिए गए, एक 2x + 5 अपॉन √x² प्लस कुछ, और एक क्वेश्चन और है जो कि रेखा अविलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा और अविलंब। इतने लेंथी क्वेश्चन हैं कि वो 1-1, 1.5 पेज के थे। तो बच्चे उन प्रश्नों को हल करते करते वहीं पे उनका समय खराब हो गया, और जब वो सेक्शन सी और डी पे पहुंचे तो उनका और भी प्रश्न इधर उधर दे रखे थे। तो इस तरह से कभी भी बेटा पैटर्न चेंज हो सकता है ब्लूप्रिंट के अनुसार। ब्लूप्रिंट में केवल ये कहते हैं कि हम ऐसा पेपर दे सकते हैं, तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही कल हुआ है। तो आप इस बिल्कुल उसमें मत रहें कि बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो पेपर आएगा। इसीलिए पेपर कठिन हो गया उन बच्चों के लिए और लेंथी भी हो गया। लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, मैंने अपना जितना भी प्रयास किया था, अभी मैंने जितने दिन से मुझे जब पता लगा कि 18 जून को पेपर है, तो मैंने लगभग मैं 10 तारीख से पहले ये अनाउंस हो गया था, और 10 तारीख से पहले मैंने डेली एग्जाम डोज के नाम से अपने 7 वीडियो बनाए थे। दूसरे चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 5वां और 6वां 7वां मैंने पूरी चैप्टर ही पढ़ाई थी। तो मैंने उसके डेली एग्जाम डोज नहीं बनाए थे। और बात करते हैं 9वें और 10वें, 8वां, 9वां और 10वां, इनके भी डेली एग्जाम डोज मैंने तैयार किए थे। तो जिन बच्चों ने डेली एग्जाम डोज को पढ़ा है या मेरे 6वें और 7वें चैप्टर के नोट्स को देखा है, मैं गारंटी से कहता हूं 50 से 60 नंबर का बिल्कुल हूबहू डिट्टो प्रश्न वही मिल गए। इसके बावजूद फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने 12 और 13 तारीख में मॉडल पेपर का निर्माण किया। तो मॉडल पेपर मैंने ब्लूप्रिंट के अनुसार बनाए थे, लेकिन ब्लूप्रिंट के अनुसार जब हमने बनाए तो उसमें से भी डिट्टो प्रश्न, बिल्कुल डिट्टो प्रश्न वही के वही हूबहू प्रश्न भी हमने डाल रखा है। आप मिला सकते हो, डेली एग्जाम डोज वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। मेरे कितने सारे प्रश्न बिल्कुल सारणिक जो पढ़ाएंगे कल वही क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेम टू सेम। और 6 नंबर में मापांक फलन का प्रश्न आया, वो भी सेम टू सेम, है ना। बहुत सारे, एक -1 to 1 मैंने मॉडल पेपर में दे रखा, वर्धमान राजमान का बिल्कुल डिट्टो प्रश्न आपके कई सारे 50 से 60 नंबर का पेपर तो बिल्कुल डिट्टो वैसे ही का वैसा फंस गया। आप भी विधि द्वारा हल करना। उसमें क्या किया था, उसने अपनी विधि पूरी दे रखी थी, मैंने उसको हल करके थोड़ा उससे और हल्का करके प्रश्न को दे दिया था। तो कहीं ऐसा प्रश्न नहीं आया जो बाहर हो। लेकिन समस्या केवल एक आई कि पैटर्न बदलने से लेंथी हो गया, बच्चों को ये परेशानी आई। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेहनत के साथ आप भी पढ़ें, आप कोई चीज़ छोड़े नहीं। सब लोग 8.6, मैं आपको बता दूं, अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज को छुड़वा देते हैं, लेकिन मैंने 8.6 भी कंप्लीट कराई और उसका उदाहरण आया बेटा।
tan इनवर्स √2 सिद्ध कीजिए महत्तम आयतन वाले। तो मैंने तो सारे प्रश्न करा रखे थे, इसीलिए बच्चों को मेरे बहुत अच्छे फायदा हुआ और मेरे पास फ़ोन भी आए हैं। उन बच्चों ने स्पेशली कहा है कि सर आप टेंशन मत लो, मैं तो 100% करने का प्रयास किया और हाँ इतना ज़रूरत टाइम नहीं मिला मुझे पीछे मुड़ के देखने का कि प्रश्न मेरा कैसा हुआ, आंसर क्या है। तो इस तरीके से उन्होंने 100 नंबर का पेपर पूरा हल करने का प्रयास किया और मैं तो कहता हूं अगर उनके 90+ भी आ जाए तो मेरी तरफ से 100 हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा देने का प्रयास किया है और कई बच्चों के 95+ नंबर फिर भी आ जाएंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो मैं यही चाहता हूं कि आगे आने वाले सत्र में आप लोग भी इसी तरह मेहनत करें, क्योंकि अब हम और मजबूती के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है कहीं पैटर्न चेंज हो जाए। तो मैं पूरी कोशिश यही करूंगा कि आपको सारे के सारे जो भी प्रश्न है कहीं से भी थ्योरी, देखिए 2 थ्योरी के प्रश्न आए। मैं बच्चों से कहता था बेटा थ्योरी आ सकती है, तो इस बार पूछ दिया आप व्युत्क्रमणीय आप भी हो, व्युत्क्रमणीय आप भी क्या होते हैं, एक पूछ दिया सुसंगत हल क्या होता। मैं बच्चों से कहता, अच्छे बच्चे कहते थे सर थ्योरी भी आएगी। मैंने कहा हाँ, मैंने अपने एक मॉडल पेपर में जो 10 सेट दे रखे हैं उनमें इष्टतमकारी हल की परिभाषा पूछी गई थी, मैंने पूछी थी। तो बच्चे ये कह रहे सर 1 नंबर की परिभाषा, मेरा 1 नंबर कट जाएगा। बेटा अब तो 2 नंबर की आ गई अलग से। तो कभी भी, और पहले चैप्टर से उसने क्या किया, एक प्रमेय सिद्ध करा ली, तो प्रमेय भी प्रूफ करवा सकता है। तो मैं तो मान के चलता हूं 100% सिलेबस मेरा तैयार होना चाहिए, कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, तभी हम 100% अपना दे सकते हैं। पेपर के अंदर पता नहीं पैटर्न कैसा आ जाए। अब तो आज से वैसे भी खौफ स्टार्ट हो गया है, कल के पेपर को देख करके सब लोग दहशत में आ गए हैं कि किस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़नी है। मैथमेटिक्स यदि पढ़नी है तो आप अभ्यासरत रहिए और प्रत्येक प्रश्न को करिए। कहीं कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि हाँ यही ऐसा आएगा। इस तरह संख्या भी चेंज कर सकता है, प्रश्न को इधर उधर थोड़ा बहुत घुमा भी सकता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि रटने का काम नहीं, केवल मेथड सीखिए, तरीके से सीखिए और उसके सवालों को उसके जैसे सवाल करने का प्रयास कीजिए। किताब के सवाल रटने की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन में भी आपका यही मोटो होना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए, तो आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, मैं 100% देने का प्रयास करूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आप देखेंगे। तो इस सवाल के अंदर अब मैं आता हूं, तो विविध प्रश्नावली का 3 का चौथा प्रश्न मैंने लिया है, बाकी 1 2 3 आपके उसमें मैंने दे रखे हैं, 10 तक दिए थे, अभी देखता हूं। और अब मैं इसमें क्या करूंगा, BA संभव है, क्योंकि ये देखिए क्रम 2 गुणा 2 है, इसका भी क्रम 2 गुणा 2 है। तो आप सोच रहे होंगे देखिए BA संभव है, इधर से भी संभव है और AB भी संभव है और BA भी संभव है। हम यहाँ से BA लिया, BA माइनस आयोटा 0 0 आयोटा 0 आयोटा आयोटा 0, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो माइनस आयोटा का जब हम 0 में करेंगे तो 0 और इसमें करेंगे तो भी 0, फिर माइनस आयोटा का इसमें करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर और प्लस 0 0 और प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा का आयोटा में 0 और प्लस 0। तो इस तरीके से अपना क्या बना है वो देख लो, 0 -1 और +1 और 0। ठीक है, +1 क्यों बन गया, क्योंकि दे रखा है आयोटा इक्वल टू √-1। तो मैं आपको बता दूं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। कहाँ पढ़ा है, सम्मिश्र संख्याओं में। ठीक है, ये पिछली साल पढ़ा था आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में, वही चीज़ है, सब बातें याद रखनी पड़ती। तो ये हमारा क्या आ गया, BA, यही हमसे शायद पूछा जा रहा है। तो ये हमारा एग्जैक्टली आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आव्यूह A का क्रम, आव्यूह A का क्रम, आव्यूह A का क्रम 3 × 4 है। क्या है, 3 × 4 है, तथा B इस प्रकार है, तथा B इस प्रकार है कि ATV तथा ABT दोनों ही परिभाषित हैं, दोनों ही परिभाषित हैं। तो B का क्रम लिखिए, तो B का क्रम लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा, इस टाइप के जब प्रश्न आते हैं तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल टाइप का हो गया। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर आप ये देख लें कि आपका AT का मतलब क्या हुआ, पहले तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप क्या करें, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप AT निकालें। तो AT का जो भी क्रम होगा, मान लो AIJ,
AJI, मान लो AJI हो गया, और इसका क्रम हो जाएगा 4 गुणा 3। ए का क्या था भाई, ए बराबर क्या था AIJ, और 3 गुणा 4 था, तो AT कितना हो जाएगा AJI और 4 गुणा 3। समस्या खत्म हो गई। अब बी का क्रम क्या होना चाहिए, तो बी का क्रम दूर से ही पता लग रहा है क्या होना चाहिए, तो देखिएगा ध्यान से, बी का क्रम क्या होना चाहिए। अगर बी का क्रम यहां पर सपोज दैट हम ले लें बी बराबर VIJ और क्या ले लें 3 गुणा 4, हम सेम टू सेम ले ले रहे 3 गुणा 4, तो देखिए इसके ATB, पहले क्या निकालना है ATB, तो ये देखिए स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या समान है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ B बराबर VIJ कितने बाई कितने का होना चाहिए, 3 गुणा 4 का। एवं अब आया ABT, चलिए तो BT, अगर हम BT की बात करें तो क्या हो जाए BJI कितना हो गया 4 गुणा 3, और A कितना है, चूंकि A बराबर है AIJ और 3 गुणा 4, फिर भी संभव है। देखो बच्चों ये देखिए संभव है BTA, यानी कि ABT या ABT करना है ABT कर लो, तो ABT में क्या होगा, ये देखिए ABT, तो A का क्या होगा 3 गुणा 4 और इसका क्या है 4 गुणा 3, तो 4 से 4 मिल जाएगा, तो अपने आप हो जाएगा, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, ABT करना है। तो इसका मतलब हुआ, अर्थात इससे स्पष्ट है, आप उदाहरण से भी कर सकते हो ऐसे भी जनरल, तो स्पष्ट है कि B का क्रम क्या होना चाहिए, B का क्रम 3 गुणा 4 होना चाहिए, तभी ABT एवं ATB संभव हैं, ठीक है भाई। तो आपको यहां स्पष्ट करना होगा कि इनके गुणा कब संभव हैं, कब परिभाषित हैं, तो उसने कहा बी का क्रम लिखिए, तो मैंने बता दिया कि हमें किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना होगा, तो बी का क्रम होना चाहिए 3 गुणा 4। दैट्स इट, क्लियर। तो यहां तक आप कंप्लीट कर लेंगे। और देखो मैं आपको बताता चल रहा हूं थोड़ा सा, बीच में जो क्वेश्चन छूटे हैं, 5वां बहुत ईजी है, A माइनस बी दिया, A प्लस बी दिया, एक बार जोड़ दें, इससे A मिल जाएगा और A का मान रख के B का मान निकाल सकते हैं। 6वां कैसी है, आव्यूहों की समानता से, 7वां मैंने बता ही दिया है। और 8वें की बात और कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा इसने कहा है सममित आव्यूह हो, कैसा आव्यूह हो, सममित। तो सममित आव्यूह की डेफिनेशन क्या होती है भैया, सममित आव्यूह की डेफिनेशन क्या होती है, A' इक्वल टू A। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यदि A बराबर क्या है -2 -1 और 1, -1 7 -x 1 4 -3, उसने कहा सममित है, कैसा है, सममित है, तो x का मान ज्ञात है। वेरी सिंपल, चूंकि हम जानते हैं कि सममित क्या होता है, सभी लोग बताएं, सममित A' इक्वल टू A, यही तो है ना। तो इसका A' निकाल लो, तो A' क्या होगा, A' मतलब वही ट्रांसपोज, तो -2 -1 1 -1 7 और 4, और ये हो जाएगा -1 -x 1 -x और -3। ओके, तो इस तरीके से ये बदल गया। तो चूंकि सममित हैं तो इसमें रख दो, इसलिए ये बराबर इसके कर देना, बस कर लोगे, इसके बराबर ये रख देना और क्या करा देंगे, फिर इसकी तुलना हो जाएगी और x का मान, आव्यूहों की समानता से, क्योंकि हम जानते हैं सममित आव्यूह समान होते हैं, तो इनके बराबर में रख के इनको तुलनात्मक अध्ययन कर लेना, x का मान आ जाएगा, जो x का मान आएगा वही आपकी वैल्यू होगी। ठीक है भाई, इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। आव्यूह को सममित एवं विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां a बराबर 6 2 5 4। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, इसको मैं इसीलिए बताऊंगा, हो सकता है ये अगली साल 2020 और 21 में आ सके, है ना। 2020 की हो गई, 21 में परीक्षा होगी, इसलिए आज आप देखते चलें किस किस तरीके से प्रश्न आज से ही अपने माइंड में सेट करते चलें। अलग प्रश्न आने की संभावना है, जो कभी नहीं आते वो ज़्यादा आने लगे अब, और थ्योरी के प्रश्न भी दे दिए हैं। तो सबसे पहले सममित के लिए हमें क्या करना होगा, इसको
ए डैश निकालना होगा। ए डैश तो हमें निकालना ही होगा, चाहे सममित सिद्ध करो चाहे विषम सममित। तो ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाए 6 2 5 4। ठीक है, एक सममित एवं विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो माना हम यहाँ P बराबर 1/2 A प्लस ए डैश इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभी आप देखते चलिए। तो P बराबर 1/2 और 6 2 5 4 प्लस ये पैटर्न है, तरीका है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऐसा ही करना पड़ेगा अगर ये प्रश्न पूछा जाए। बड़ा प्रश्न होता है 2 नंबर में, थोड़ा सा क्या करें, है तो है 6 5 2 4 6 5 2 4 और इनको जोड़ दें। तो P बराबर 1/2, मैंने नियम लिखा रखा है, आप पढ़ लीजिए। तो जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ 6 6 कितना हो गया 12, 2 और 5 7, 5 और 2 7, 4 और 4 8। ठीक है, इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसका सममित निकालने के लिए P डैश निकालेंगे। तो 1/2 एक काम और कर सकते हैं, चाहो तो 2 का भाग भी लगा दो भाई, लगा दें। तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7/2, ये कितना हो गया 7/2, ये कितना हो गया 4। चलिए अब इसका हम लेंगे सममित। तो सममित लेते टाइम क्या होगा 6 7/2 7/2 और 4। देखिए ये किसके बराबर आ गया P के, P डैश किसके बराबर, अर्थात सममित है, सममित है। ये प्रूफ हो गया एक तरीके से। इतना काम हमें करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अब पुनः क्या करेंगे, अब हमें निकालना होता है माना, पुनः माना। अब पुनः माना क्या, Q = 1/2 A माइनस ए डैश। ये विषम सममित की कंडीशन है, इस तरीके से हम लगाएंगे। तो 1/2 ये आपका आ जाएगा वही A 6 2 5 4 माइनस 6 5 2 4। यहाँ से Q = ये 1/2 और यहाँ आ जाए 6 - 6 0, 2 - 5 -3, 5 - 2 3 और 4 - 0। ये देखिए मैंने आपको बता रखा है तरीका। और Q = 1/2 का डिवाइड कर दे तो 0, 3/2 -3/2 और 0। यानी कि मुख्य विकर्ण के यदि अवयव कैसे हों, शून्य हों, प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव यदि शून्य हो तो ये विषम सममित आव्यूह कहलाता है। अगर आप वैसे भी चाहें तो ये प्रूफ लिख सकते हैं Q डैश बराबर -Q, अर्थात विषम सममित आव्यूह है। बस आपको इतना जानने की आवश्यकता है, विषम सममित है। जब हमने सममित और विषम सममित प्रूफ कर दिए तो उसने कहा है सममित एवं विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ऐसा आव्यूह बताइए। तो अब तब हम इसी चीज को तो लिखते हैं 1/2 A प्लस ए डैश और 1/2 A माइनस ए डैश। तो यहाँ से देखेंगे A = जो सममित प्रूफ किया है आपने वो ले लीजिए। तो सममित में आया आपका क्या, ये आ गया 6 7/2 और 4 और प्लस ये आ जाएगा आपका 0 और -3/2 और 0। तो इनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं P और Q को। तो यहाँ से बन जाएगा अपन का, क्या बनेगा देखते हैं। तो A = 6 हो जाएगा, 7/2 में से 3/2 जाएगा, कितना आ जाएगा 4/2, कितना आ गया 2 और 7/2/3/2 10/2 कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 4। तो देखिए ये A के बराबर आ गया। अतः हम कह सकते हैं एक सममित एवं विषम सममित आव्यूहों का योग एक आव्यूह A प्राप्त होता है। तो हम एक आव्यूह A को सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस बात को हमें लिखना होगा। ये देखो 2 नंबर का सवाल है और अगर आ जाएगा तो हमें करना पड़ेगा। और जब ज़्यादा पेपर कुछ ऐसा आता है डिसबैलेंस, तो इस टाइप के प्रश्न दे सकता है। बढ़िया प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर
थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये आपको करने पड़ेंगे, थोड़े से देखने पड़ेंगे क्योंकि सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, यदि a बराबर 2 - 1 0 1 0 1 और 1 2 3, ठीक है, ये 3/3 का एक मैट्रिक्स दी गई है जिसमें आपको AT का होल टी, तो पहले AT निकालेंगे, वही ट्रांसपोज आप व्यू जिसमें पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में, और उसका भी टी निकालेंगे, मतलब उसका भी परिवर्त कर देंगे। वो किसके बराबर आ जाएगा, A के बराबर। बहुत ईजी है, पीछे प्रमेय बताइए। A + AT अभी सिद्ध किया, एक सममित आव्यूह है, तो A + AT कभी भी आपसे ये कहा जाए कि ये सममित है, विषम सममित है, तो आप क्या करेंगे, उसका जैसे A + AT निकाल लिया और उसका भी डैश निकाल लिया, वो अगर अपने बराबर आ जाए, वही नियम है, सीधी सी बात है। जैसे हमने A दिया गया, हम पहले इसका क्या निकालेंगे, AT। अब हमसे पूछा A + AT भी सममित है, तो A + AT कर लेंगे और इसका भी T निकालेंगे, अगर वो किसके बराबर आ जाए, A + AT के। क्यों, क्योंकि मैंने लिखा है AT बराबर A, देन सममित, और AT बराबर -A, देन विषम सममित। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी पूछा जा रहा है उसके हिसाब से हमें कार्य करना है, प्रमेय में सिद्ध करना है। तो A + AT एक सममित आव्यूह है, प्रमेय है, और लिखा भी चुका हूँ, इसको प्रूफ कर देना आप। A - AT एक विषम सममित है, माइनस आ जाएगा, वो अपने आप लिख देंगे। और AAT, पहले A का AT निकाल करके A का AT में गुणा करेंगे तो वो सममित होगा, और ATA ये भी सममित आव्यूह होगा। बहुत ईजी बात है, बहुत कठिन बात नहीं है, करके देखिए। यदि प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ भी सकते हैं। यदि A बराबर 4 2 1 3, B बराबर दिया गया 3A - 2B + C, एक शून्य आव्यूह है, क्या कह रहा, बराबर शून्य है, तो C का मान ज्ञात कीजिए, कर दीजिएगा, वेरी इजी। तो A का मान पता ही है, B का मान पता ही है, तो C बराबर पक्षांतर कर दिए, शून्य में से माइनस करके, और इसको निकाल सकते हैं। ये रचना हमने सिखाई दी आपको। 2 × 3 क्रम का एक आव्यूह है, B बराबर Bij, जिसमें Bij का मान दिया गया आपको कितने, 2 × 3, 2 पंक्तियां और 3, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये आपको लेना पड़ेगा। 15वें सवाल में भी बहुत ईजी है। यदि A बराबर दिया, B बराबर C बराबर, तो ABC हो तो ABC के प्रथम, इसका मतलब ABC का गुणा संभव, पहले A का B से, फिर AB का C से गुणा कर लेना, और प्रथम पंक्ति के जो अवयव आए वो उत्तर में लिख देना, बस यही लिखना है। 16वें में AAT, A निकाल के AT निकाल करके A से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल संभव। 17वां सवाल, अगर आप चाहें तो मैं बता दूंगा, वैसे पीछे जो एग्जाम्पल्स बताया है मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग है, बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 वाला है। चलिए मैं एक और बता देता हूँ एक बार। यदि 1x1, ठीक है, 1x1 1 2 3, एक बार और देख लें, 4 5 6 3 2 5 3 2 5, ओके, और यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 1 2 और 3 ये, और = 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा ही तो कह रहा है। तो देखिए पहले वाले आव्यूह, ये कितना हो गया, 1 × 3, ये कितना हो गया, 3 × 3, और ये कितना हो गया, 3 × 1। तो देखिए पहले और दूसरे का संभव है, और जो आएगा वो 1 × 3 आएगा, और इसका और इसका हो जाएगा। तो पहले हम पहली पंक्ति पहला स्तंभ करिएगा भैया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 + 4x, थोड़ा ध्यान दें, 1 + 4x और +3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 + 5x और +2, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 + 6x और +5, और यहाँ बन जाएगा 1 2 3 1 2 3 = 0। चलिए अब हम देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा, और क्या कि ये देखिए, ये 1 × 3 और ये 3 × 1, फिर से गुणन संभव होगा। वो तो इस तरह से प्रश्न ही बनाया जाता है, सिंटैक्स ही ऐसी है कि उनका मल्टीप्लाई, इसको पहले सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, 4x + 4, देखिए ध्यान से, और ये हो जाएगा 5x + 4, और ये हो जाएगा 6x + 8, और 1 2 और 3 = 0। चलिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक में ही काम हो जाएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4 + 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक है, प्लस 3 6 जा 18x और 3 8 जा 24 = 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे हम सीधा ही सीधा सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x 14x
14 और 10 24, 24 और 8 32, 32x। चलिए 32x आ गया। 4 और 8 12, 12 और 24 कितना हो गया 36 इज इक्वल टू 24 और 2 26 और 10 36। यहाँ से 32x ये भी अपव्यू के बराबर ही है तो इसको लिख लें इस तरह 32x इज इक्वल टू 36 माइनस के तो x इज इक्वल टू -36/32। तो ये कितने बार कट जाएगा 36 काट दो 4 से 9 बार और 8 बार 9/8 तो x इज इक्वल टू -9/8। मेरे हिसाब से एग्जैक्टली सही आंसर होना चाहिए, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। -9/8 बिल्कुल राइट आंसर है और आप अच्छी तरह आप इसको समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैंने पीछे भी एक सवाल बताया था, इस टाइप के 3-4 सवाल हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो इस टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद एक प्रश्न आ रहा है, कौन सा, ये 18वां प्रश्न भी बढ़िया है, इसको भी मैं आपको समझा दूंगा। अभी देखते हैं थोड़ी सा, इसको आप नोट डाउन कर लें। कर लिया, ठीक है। अब आप देखें 19वां प्रश्न भी हम आपको बता रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखें। उन्नीसवां कि 18वां 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। क्या कह रहा है, यदि b बराबर ABCD हो तो सिद्ध कीजिए कि b² माइनस a प्लस d इंटू BC माइनस AD और I2। ठीक है, जहाँ I2 इज इक्वल टू 1001। ठीक है, तो कोई ख़ास बात नहीं है। आप क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए b² पहले फाइंड करेंगे b²। ठीक है, पहले टेक LHS ले लो, टेक LHS, तो b² माइनस a प्लस d इंटू बी। ठीक है, a प्लस डी इंटू बी। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, b², और b² को क्या लिख सकते हैं, b इंटू बी। बी क्या है, ABCD। चलिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ a² प्लस BC, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ AB प्लस के BD, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ AC प्लस के CD, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ BC प्लस के D²। ओके, तो ये क्या आ गया अपना b², इसलिए b² माइनस a प्लस d इंटू बी यहाँ रख देंगे। तो ये बन जाएगा अपन का a² प्लस के BC, AC प्लस के CD, AB प्लस के BD और BC प्लस के D² माइनस A प्लस D और इंटू बी कितना है, ABCD। चलिए, a² प्लस के BC, AC प्लस के CD, AB प्लस के BD और BC प्लस के D² माइनस A का मल्टीप्लाई a² प्लस के AD, यहाँ से AB प्लस के BD देखते चलो, और AC प्लस के CD, और यहाँ हो जाएगा AD प्लस के D², AD प्लस के D², बिल्कुल सही है। अब चूंकि समान कोड के आप व्यू में माइनस कर दी, तो a² प्लस BC में से a²
AD जाएगा तो क्या आएगा BC माइनस AD। यहाँ देखो AB प्लस BD ये क्या बन गया 0, यहाँ AC प्लस CD यहाँ क्या बन गया 0, यहाँ BC प्लस D स्क्वायर तो BC माइनस AD। ये देखिए इसमें से क्या कॉमन आ गया BC माइनस AD, और ये देखिए अंदर क्या बचा 1 0 0 1, और इसको क्या लिख सकते हैं BC माइनस AD और I2 RHS। बहुत ही शानदार और उम्दा सवाल है, तो आप आराम से इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने दूसरी साइड तो ली नहीं, अपने आप दूसरी साइड आ गई। 2 नंबर के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार सवाल है, 2021 के लिए आ सकता है। ठीक है भाई, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, कर लो। हाँ जी, तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन शानदार। मैंने कल आपको जैसा बताया था कि इस टाइप का एक प्रश्न बता दिया। ए इक्वल टू दिया गया, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है A इंटू ए स्क्वायर निकालने के लिए हमने रख लिया पहली पंक्ति पहला स्तंभ। वही गुणा सबसे बेहतर है, गुणा सीखिए बस मजा आ जाएगा। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपन का 9 में से 8 गया 1, माइनस 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गई 4 और माइनस के 8 माइनस के 4, ये आपका आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर क्या आ गया। अब चूंकि दिया गया है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस के 2i, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख लो इधर 1 माइनस 2 4 और माइनस के 4, के और ए ले लो 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 1 0 0 1। दैट क्लियर। तो इसमें आपको I2 जो है वो आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, और ये RBSC 2015 में आया हुआ है, ये भी देख लो। ये अच्छा प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा था RBSC 2015 में आया हुआ। तो यहाँ से जैसे ही मैंने किया 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वस टू 3k माइनस 2k 4k और माइनस के 2k, नियम का पालन करा दें, और यहाँ बन जाएगा 2 0 0 2। ओके, अब देखो मैं k का मान चाहिए तो इसको इधर पक्षांतर कर लें, तो 1 4 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 0 0 2 इज इक्वस टू क्या हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k और माइनस के 2k। चलिए यहाँ पे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस के 2 इज इक्वस टू 3k माइनस 2k 4k और माइनस के 2k। आव्यूह की समानता से, किससे, चूंकि आव्यूह की समानता, आव्यूह कैसे हो गए समान है, तब क्या करते हैं तुलना, संगत अवयवों की तुलना। तो संगत अवयवों की तुलना, तो 3k बराबर 3, तो k बराबर 1। कहीं से भी कर लो, ऐसा नहीं आप सोच रहे हो सर देखो इससे कर लो दूसरे वाले से, तो 2 बराबर माइनस 2 बराबर माइनस 2k, तो k बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, ये कहीं से भी कर लो 4k बराबर, तो वो तो एक ही मान आएंगे, तो k का अलग अलग मान नहीं आ सकता। यही आपका एग्जैक्टली आंसर है। 2 मार्क्स के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी वाला। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक बार पुनः देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 बता दिया, 19 और 21 बता दिया, 19 20 आपको करने हैं। आपको क्या करना है, ए प्लस बी बी, तो ए का गुणा ए वाले में कर लें और बी का गुणा बी वाले में कर लें। ऐसे ही करने के बाद ए प्लस बी बी और ए माइनस बी बी, ये क्या बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर ऐसा भी कर सकते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का उसमें मान रख दीजिए और आपके काम चल जाएगा। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी।
जो कि बराबर नहीं है। तो हमें बड़ा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर भी निकालना होगा, बी स्क्वायर भी निकालना होगा और ए बी भी निकालना होगा और LHS और RHS दोनों तरफ देखना होगा कि ये बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, यही काम आपको 22वें में करना है। 22वें में हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो किसी में, अगर होगी तो मैं करा दूंगा। ठीक है ना, एकदम एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ इसको देख लेंगे। और ये फिर से एक क्वेश्चन आया 23वां, ये भी सरल है, अब ये भी कराया वैसा ही है। इसमें a बराबर दिया गया है, आपको f ऑफ a का मान चाहिए। तो बहुत ईजी है, a स्क्वायर फाइंड कर लें और माइनस के 5a और प्लस के 7i। i क्या होगा, 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अपव्यू, उसका मान रख के और उसका मान ज्ञात कर लें। ये टाइप है, 2015 में आया था, है ना। अब आप देखेंगे इस पूरे विविध का या पूरी चैप्टर का अंतिम प्रश्न है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखें। मैंने टेक LHS लिख दिया है, तो एक तरीके से चलिए मैं ले लेता हूँ टेक LHS। तो फिर से लिखता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा। चलिए इसमें भी आप देख रहे होंगे मल्टीप्लाई है, 2/2 का है, 2/2 का, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2, मल्टीप्लाई संभव है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, थोड़ा सा ध्यान दें। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ देखेंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा और साइन बीटा। थोड़ा बड़ा है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। देखिएगा ध्यान से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये गड़बड़ हुआ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तो दोबारा से लिखना पड़ेगा, ये पूरी लाइन ही गड़बड़ हो गई। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, कॉस बीटा साइन बीटा, सही लिखा था। चलिए, और पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। पहले भी सही लिखा था शायद। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति हो जाएगा, तो यहाँ कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन बीटा और कॉस बीटा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। देखिए, इतना आने के बाद जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो इसकी एक खास बात हम आपको बता दें, जिन पर स्क्वायर हैं उनको ही कॉमन लेना, मतलब जिन पर स्क्वायर हैं उन्हीं के पार्ट को कॉमन लेना। तो क्या कॉमन ले लें, कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा। ये इसकी खास ट्रिक है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपने सोचा नहीं और कर दिया तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस क्या आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। देखो कहीं कोई कष्ट हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही जिनके वर्ग हैं, देखिए किसके किसके वर्ग हैं, कॉस के और साइन के। तो क्या कॉमन ले लें, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इधर से कॉस अल्फ़ा इधर साइन बीटा, क्या बचा, कॉस अल्फ़ा लिया तो क्या बचा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन बीटा तो कॉमन ही होगा, प्लस क्या बचा, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अपने आप सब कुछ बनता चला जाएगा। नेक्स्ट ये आ गया, यहाँ से भी आप क्या कॉमन लेंगे, साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा। फिर क्या बचा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ले लिया तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ऐसे ही यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फ़ा
और साइन बीटा। ये छोटी सी ट्रिक है, जिन पे स्क्वायर है वही कॉमन लेना है। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, इस तरीके से मैंने आपको इतना कंप्लीट कर दिया। अब आप अगली लाइन में देखो क्या करेंगे। जैसे ही अगली लाइन आएगी तो ये देखो क्या बनने वाला, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस का बन गया। ऐसे ही कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, देखिए ध्यान से, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा किसका सूत्र बन गया, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ऐसे ही यहाँ पे साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा किसका बन गया, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखो इसे यहीं छोड़ दो, चूंकि दिया है अब हम यूज करेंगे क्या, दिया है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2m माइनस 1 पाई बाई 2। हमें इस तरह से बनाना है, तो दोनों ओर क्या करें, कॉस ले लें। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस 2m माइनस 1 पाई बाई 2, और m बिलोंग्स टू कैपिटल N। सुनना ध्यान से भैया, m बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो m का मान हम n में रखेंगे तो 1 से शुरू होगा, तो 1 रख लो। जैसे ही हमने 1 रखा तो 2 इंटू 1, और 2 में से बन गया 1, और cos पाई बाई 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अगर हम 2 नहीं रख के 1 ना रख के 2 रख दें तो 3 पाई बाई 2, तो वही बनता चला जाएगा 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो इनकी सबकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, इसलिए 0। इसलिए ये देखो, जैसे ही हम यहाँ रखेंगे चारों की जगह, ये सब क्या बन जाए, 0 0 0 0। आप चाहें तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इंटू 0 लिख के कर दें, और इस पूरे का मान क्या सिद्ध हो गया, 0। यही एक शानदार सवाल बचा था जो मैंने आपको समझा दिया। फिर से समझ लें एक बार, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। फिर इनके सूत्र बन गए। क्या कॉमन लिया मैंने, ध्यान रखना है, जिन पे स्क्वायर हैं उन्हीं के पार्टों को आपको कॉमन लेना है। बस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का बनने के बाद यहाँ दिया गया है उसको यूज कर लें, दोनों ओर कॉस ले लें। जैसे ही m का मान n में रखेंगे तो m 2 इंटू 1 माइनस 1 1 होता है, 2 इंटू 2 माइनस 1 3 होता है। तो कॉस पाई बाई 2 कॉस 3 पाई बाई 2 कॉस 5 पाई बाई 2 सब शून्य होते हैं, इसलिए इसका मान 0 होते ही ये पूरा 0 बन जाएगा। तो आपने देखा, मैंने आपको जो प्रश्न नहीं मतलब करने को दिए हैं वो आपने, यदि दिक्कत हो तो आप फिर भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो मैं आपको वो प्रश्न हल करके बता दूंगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप इसको तैयार करें, प्रैक्टिस करें बेहतरीन तरीके से। आप व्यू का 3 नंबर का पार्ट आपका आज समाप्त हो गया है। कल से फिर से नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि चौथा चैप्टर है अपनी आरबीएससी बोर्ड में, और वो 3 नंबर का है जिसका नाम है सारणिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, प्रॉपर्टीज़ बेस पर है। सूत्र नहीं होते हैं लेकिन उसमें प्रॉपर्टी लगती हैं, कहाँ पर शून्य बनाना है, कहाँ पर क्या करना है। सारणिक ये कहता है, जैसे अभी आपने आव्यूह पढ़ा था, तो आव्यूह मैंने कहा किसी भी आव्यूह का आंकिक मान न्यूमरल वैल्यू नहीं होती है। जैसे हमने ये लिख दिया तो इसकी कोई न्यूमरल वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन सारणिक के मान भी होते हैं, अर्थात आंकिक मान एवं निश्चित मान भी हो सकता है, तो हम वहाँ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बेहतर डिफरेंसेस हैं आव्यूह और सारणिक में, तो हम कल बात करेंगे बच्चों। आज तक आप इसको कंप्लीट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, बढ़िया से कॉपी पे नोट डाउन कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।